चले स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने फ़ाइल हैंडलिंग स्टार्ट की थी और फाइल हैंडलिंग में क्या डिस्कस किया था कि भाई अगर हमें अपने डेटा को किसी परमानेंट जगह पर सेव करना है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल हैंडल्स करते हैं, मतलब फाइल्स क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा को सेव करते हैं। सही है। तो होता क्या है कि हमें पहले फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ती है। 3 स्टेप्स होते हैं फाइल से जब भी हम काम कर रहे होते हैं फ़ाइल के साथ। फ़ाइल को पहले क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं। ठीक है, मैं स्टेप दिखा देता हूँ। पहले फ़ाइल को ओपन करते हैं या क्रिएट करते हैं। सही। और उसके बाद क्या करते हैं, हम फाइल के अंदर डेटा को या तो रीड करते हैं, डेटा निकालते हैं उससे, या तो राइट करते हैं या तो एडिट करते हैं डेटा को। ठीक है। और फिर फाइल को क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे पास जो डेटा हम सेव करना चाह रहे हैं वो परमानेंटली क्या होता है, सेव हो जाता है। वरना देखें, हमने ये बात की थी, 2 तरह की हमारे पास स्टोरेज होती है, एक होती है रैम, दूसरा रोम। रैम में क्या होता है, डेटा जब भी हम लोड करते हैं ना, तो वो टेम्पोरेली लोड होता है, वो जो टेम्पोरेली सेव हो रहा होता है। सही है। जैसे मैंने इसकी एग्जांपल दी थी, लेट से मैंने नम के अंदर 20 सेव किया। ठीक है, आप लोग करके देखिएगा, नम में 20 सेव करें और फिर आप नम को प्रिंट करें, आपको नम दे देगा वो। सही। लेकिन आपने क्या किया, आपका लेट से पीसी बंद हो गया या शट डाउन हो गया, या आपने वीएस कोड बंद कर दिया, गूगल कोलैब बंद कर दिया, आपने दोबारा से ओपन किया। ठीक है। अब जब आप दोबारा ओपन करेंगे ना और आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहेंगे नम को, तो ये आपको दिखा तो रहा है, मतलब आप जब इस लाइन को डायरेक्ट चलाएंगे, इस लाइन को, सिर्फ ऊपर वाली लाइन नहीं चला रहे आप, सिर्फ इस लाइन को डायरेक्ट चलाएंगे, तो आपको क्या नम की वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मसला क्या हुआ कि जब आपका पीसी बंद हुआ या आपने गूगल कोलैब बंद कर दिया या आपने वीएस कोड बंद कर दिया, तो क्या हुआ, साथ ही साथ हुआ क्या कि असल में देखें, जब मैंने ये चलाया ना अपना, ये अभी जो मेरा वीएस कोड चल रहा है या मेरा गूगल कोलैब चल रहा है, तो जब भी हम किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, वो आपके पास एट दैट टाइम कहाँ पे चल रही होती है, रैम में चल रही होती है, रैम के अंदर लोड हो जाती है वो। जैसे हम किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ना, लेट्स मैंने ये OBS खोला हुआ है या मैंने ये गूगल क्रोम खोला हुआ है या कोई और एप्लीकेशन में खोल लेता हूँ, तो क्या होता है, जैसे ही कोई एप्लीकेशन ओपन होगी वो रैम में जाके ओपन हो जाती है। ठीक है, रैम में लोड हो जाती है। और रैम क्या होती है, एक वोलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब उसमें अगर हमने कोई डेटा सेव करना चाहा तो टेम्परेली होता है, फिर वो कुछ टाइम के बाद निकल जाता है। तो मैं बोल रहा था कि अगर मैंने फाइल को क्लोज कर दिया, जैसे मैं फाइल को क्लोज करूँगा, भले वो VS कोड हो या गूगल कोलैब हो या कोई और दूसरी फाइल हो या कोई ऐप हो, तो वो रैम से क्या हो जाती है, निकल जाती है। ठीक है, वो क्लोज हो जाती है रैम से। तो जब वो रैम से निकल गई, फिर वो डेटा हमारे पास से लॉस हो जाता है। तो अगर आप दोबारा नम को प्रिंट करेंगे ना, तो क्या हुआ होगा, ये जो लोड हुआ होगा रैम के अंदर, रैम में कहीं जाके सेव हुआ होगा, लेकिन हमने जैसे ही उसको बंद किया, कंप्यूटर को शट डाउन किया या जो भी VS कोड को हमने क्लोज कर दिया, तो क्या होगा, वो रैम से निकल गया। अब जब रैम से निकल गया तो भाई वो डेटा तो सेव ही नहीं रहा, वो डेटा लॉस हो गया, एक तरीके से डेटा डिलीट हो गया। तो दोबारा अगर बोलूँगा भाई मुझे उस डेटा को, नम को प्रिंट करो, तो उसको जगह मिलेगी नहीं। सही है। अभी देखें, जैसे मैंने अभी ये दोबारा से VS कोड ओपन किया हुआ है और मैंने ये नम वाली लाइन को एग्जीक्यूट नहीं किया हुआ अभी, तो अगर मैं प्रिंट नम करूँगा ना, तो ज़रा देखिए क्या दिखाएगा, क्या बोल रहा है, नेम नम इज़ नॉट डिफाइंड, कि उसको नम का वेरिएबल नहीं मिल रहा या नम के अंदर डेटा उसको नहीं मिल रहा। समझ रहे हैं बात को? तो ये क्या, ये टेम्पोरेरीली डेटा स्टोर हुआ है। अगर हमने परमानेंटली डेटा को स्टोर करवाना है, अब हमारा डेटा कुछ भी हो सकता है, न्यूमेरिक डेटा भी हो सकता है, कोई हमारा टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, लिस्ट भी हो सकती है, टपल्स भी हो सकते हैं, और जो हमने डेटा टाइप पढ़ी हो किसी तरह का डेटा हो सकता है। तो अगर उसको वाकई में परमानेंटली स्टोर करना, तो हम कहाँ सेव करते हैं, उसको फाइल्स के अंदर सेव करते हैं। तो अब उस फाइल के अंदर जब भी हम ऑपरेशन करते हैं, किस तरह के ऑपरेशन होते हैं, 3 ऑपरेशन होते हैं। फाइल को ओपन करते हैं, रीड राइट एडिट करते हैं और फाइल को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, क्लोज करने की वजह क्या है? क्लोज करने की वजह ये है, जिसमें आपको बताया कि भाई जब भी फाइल को हम ओपन करते हैं ना, वो रैम में लोड हो जाती है, भले ही वो कोई फाइल हो या कोई आपका सॉफ्टवेयर हो या कोई भी एप्लीकेशन हो, कुछ भी हो, वो क्या होती है, रैम में लोड हो जाती है हमारे पास। सही है। और अगर वो कोई बहुत हैवी एप्लीकेशन है, ठीक है, या हैवी फाइल है, तो क्या होगा, अगर हमने उसको खुद से क्लोज नहीं किया, तो हमारे पास क्या होगी, परफॉर्मेंस डिग्रेड या डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी, हमारी मशीन हैंग कर रही होगी। तो इसलिए अच्छी प्रैक्टिस क्या होती है, हम उसको क्या कर दें, खुद से क्लोज कर दें, ताकि वो रैम से निकल जाए और हमारी जो स्पीड डिस्टर्ब हुई थी वो दोबारा से सही हो। ठीक है, तो इसलिए हम क्लोज कर रहे होते हैं। अच्छा, सिंटेक्स क्या होता था, फाइल पॉइंटर होता है, ओपन का कीवर्ड यूज़ करते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं, फाइल का नाम जो भी आप लिखना चाहेंगे वो लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, उसकी एक्सटेंशन .txt करके लिखेंगे। ठीक है, टेक्स्ट फाइल्स चूँकि अभी हम रीड कर रहे हैं, और फिर मोड बता दें। सही। फाइल पॉइंटर जस्ट बताता है कि मैं किस फाइल की बात कर रहा हूँ। अब लेट से मैं नीचे जाके आपको बताता हूँ कि मैंने क्या किया, ओपन किया एक फ़ाइल को, किस मोड में, txt मोड के अंदर, सॉरी file1.txt को मैंने ओपन किया। मैंने बोला किस मोड में ओपन करो,
रीड मोड में ओपन करो। मोड हमारे पास कितने होते हैं? 3 मोड्स होते हैं, हमने देखे थे। मोड्स वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, हमने 3 पे मेनली डिस्कशन करी थी डिटेल में। राइट मोड होता है, रीड मोड होता है, और कौन सा मोड होता है? अपेंड मोड होता है। राइट मोड में क्या करते हैं? नाम से पता चल रहा होगा आपको कि भाई कुछ लिखेंगे हम फाइल के अंदर, फाइल में किसी डेटा को हम लिखेंगे, सही है। अच्छा, लेकिन शॉर्टकट उसके लिए हम यूज़ करते हैं W का। ये जो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे मोड लिखना है, मोड का असल में शॉर्टकट यूज़ करना है। अगर राइट है तो W, अगर रीड मोड में ओपन कर रहे हैं फाइल को तो R मोड, और अगर अपेंड मोड में ओपन कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? A लिखेंगे, सिंपल, ठीक है। बाकी उसके अलावा भी बहुत सारे मोड्स होते हैं, हम एक और मोड देखेंगे इंशाल्लाह ताला। बाइनरी से रिलेटेड आज हम कुछ काम करेंगे, तो और मोड्स बहुत सारे होते हैं। फ़िलहाल हमने इन तीनों को समझना है, और अगर ये 3 समझ आ गए तो बाकी के सारे मोड्स भी इन्हीं की तरह काम कर रहे होंगे, सही। तो मैंने क्या कहा था भाई, ये सिंटैक्स है, बस ये पता होगा ना अगर आपको, तो आप फाइल को आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा था भाई, फाइल पॉइंटर होता है एक चीज़। फाइल पॉइंटर का मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि मैंने फाइल को ओपन किया इस नाम से, फाइल नेम .txt, ठीक है, और उसको मैंने मोड बता दिया कि भाई इसको रीड मोड में ओपन करो, राइट में करो या अपेंड में करो। जो भी मकसद था मेरा उस फाइल को, मैंने उस मकसद से उस फाइल को ओपन कर लिया, सही। लेकिन हम फाइल पॉइंटर यहाँ पे यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि मैं उस फाइल पॉइंटर की मदद से ना उस फाइल को बाद में हैंडल कर सकूँ, ठीक है। ज़रा देखें क्या हुआ। जो फाइल ओपन की है ना भाई, उसका नाम क्या रखा मैंने? ये रखा, फाइल नेम .txt रखा, और लेकिन उसको मैंने क्या बोल दिया कि भाई मैं उसको F करके बुलाऊंगा। देखिए मैंने नीचे यहाँ पे क्या किया हुआ है, file1.txt लिखा हुआ है, ठीक है। जो फाइल का एक्चुअल नाम है, जो हमें देखने को मिलेगा, लेकिन हमने बोला कि भाई हम उसको किस तरह बुलाएंगे? F करके बोलेंगे। अगर जब मैं F जब भी बोलूँ तो पाइथन खुद समझ जाएगा कि भाई हमने जब F लिखा ना तो वो हम किस फाइल की बात कर रहे हैं, पाइथन को खुद ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया, आगे देखें ज़रा क्या किया, f.read किया। हमने बोला कि भाई F से रीड करो, वालेकुम सलाम, F से क्या करो? रीड करो। तो पाइथन को क्या पता चलेगा भाई F क्या है? पाइथन को पता है कि भाई F आपके पास किसको शो कर रहा है? फाइल.txt को शो कर रहा है। तो असल में फाइल पॉइंटर असल वाला नाम नहीं है, एक्चुअल नेम नहीं है, ये जस्ट क्या है, एक पॉइंटर है या एक रेफरेंस होल्डर है, ठीक है। अच्छा, फिर हमने क्या करना होगा, उसी फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हुए या तो हम रीड करेंगे डेटा को या तो राइट कर रहे होंगे, सही है, और फिर फाइल को क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे। ये 3 मेन ऑपरेशन है जो हमें परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था इसके अलावा कि अगर फाइल आपके पास मौजूद नहीं है, तो हमें क्या करना होता है? अगर उसको रीड मोड में ओपन किया, मतलब समझें, इस बात को समझें कि मेरे पास कोई फाइल मौजूद ही नहीं है, मैं एक बंदे को बोल रहा हूँ भाई इस फाइल को ओपन करो और मुझे उसमें से डेटा पढ़ के बताओ, तो क्या होगा? एक तरह से एरर मिलेगा, बंदा बोलेगा भाई वो फाइल ही मौजूद नहीं है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखें, जब भी हम रीड मोड में फाइल को ओपन करना चाहते हैं ना, तो पाइथन एरर दे देता है। तो देखें क्या बताया इसने, मैंने ये लिखा हुआ है ना कि भाई file1.txt करके मेरी फाइल है, उसका नाम ये है, उसको ओपन कर दो, किस मोड के अंदर? रीड मोड में। और मैंने उसको बोला कि सारा डेटा किस में सेव कर लो? F में कर लो। मतलब जब भी मैं तुम्हें F का बोलूँ तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने उस वाली फाइल की बात की है जिसको मैंने file1.txt का नाम दिया हुआ है, या जिस फाइल का नाम file1.txt है। फिर उससे डेटा को रीड करो और क्लोज कर दो। तो देखें क्या बता रहा है, नॉट सच फाइल और डायरेक्टरी, इस तरह की फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पॉइंट क्या समझाने का है कि अगर हम फाइल को ओपन कर रहे हैं रीड मोड में जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो मौजूद ही नहीं है, जो क्रिएट ही नहीं हुई भी, पाइथन हमें एरर दे देगा, ठीक है। खुद से फाइल को क्रिएट नहीं करता ये, ठीक है, खुद से फाइल को क्रिएट नहीं करता। तो फिर क्रिएट कौन करता है भाई? राइट मोड ओपन क्रिएट करते हैं, और क्या कौन सा मोड होता है? अपेंड मोड होता है। हमने 2 तरीके देखे थे। राइट मोड भी क्या करता है, ये देखें, राइट मोड हमारा फाइल को क्रिएट कर देता है और अपेंड मोड भी क्या करता है? फाइल को क्रिएट कर देता है, सही है। तो खैर ये इंट्रोडक्शन था, हमने इसको फिर फर्दर बहुत डिटेल में देखा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और जो बची हुई चीज़ उसको कंप्लीट करते हैं। अच्छा, एक तरीका हमने अभी डिस्कस किया ऊपर वाला कि हम किस तरीके से फाइल को ओपन करते हैं। अब उससे भी आसान तरीका ना अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला भी तरीका पता है ना, आप इससे भी क्या कर सकते हैं? फाइल को क्रिएट कर सकते हैं और फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं उसमें किसी डेटा को, सही है। तो क्या होता है, हम पहले सिंटैक्स लिखते हैं। हमें लिखना होगा सबसे पहले विथ, ये कीवर्ड है, हमें विथ लिखना है। फिर लिखेंगे ओपन, और फिर वही फाइल का नाम देंगे, फाइल नेम .txt, और फिर क्या बताएंगे? ऊपर वाला मोड बता देंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा मैच करें ऊपर वाले के साथ,
ऊपर वाला सेंटेंस उठा के ले आता हूँ ज़रा। वालेकुम सलाम। जी ज़रा देखें क्या हुआ। ओपन लिखा था, फिर फाइल का जो भी नाम है हमें वो बताना होता था, और फिर मोड बताते थे। सही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ओपन किया हमने, ओपन करने के बाद हमने फाइल का नाम बताया और मोड बता दिया कि हम कौन से मोड में ओपन कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। हम क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे एस और फाइल पॉइंटर। फाइल पॉइंटर हम ऊपर कहाँ दे रहे थे, लेफ्ट साइड पे दे रहे थे। लेकिन अगर आप विथ के साथ यूज़ कर रहे हैं ना फाइल हैंडलिंग, तो आपको एस करके फाइल पॉइंटर का नाम बताना है। ठीक है, देखते हैं हम इसको फर्दर डिटेल में। और फिर क्या करेंगे, आप उसी फाइल पॉइंटर का यूज़ करते हुए रीड राइट या फाइल को फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे। तो फाइल पॉइंटर, और फिर क्या करेंगे, फाइल पॉइंटर के साथ डॉट रीड यूज़ कर रहे होंगे, या फाइल पॉइंटर के साथ हम राइट का मेथड यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है, तो एक बेसिक सा सिंटैक्स है, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं अभी। ठीक है, चलें अब एक काम करते हैं। पहले सबसे पहले आप लोग देख लें आप लोग जब घर पे इसको ट्राई कर रहे होंगे ना, तो आपके पास VS कोड चल रहा होगा डेफिनेटली। तो आप लोग देखिएगा, आप जिस भी फोल्डर के अंदर है ना, उस फोल्डर में आपके पास अभी कोई भी फाइल नहीं बनी हुई। देखिए ना, ये फोल्डर है, ये उसका बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर बना हुआ है, गूगल को ले पता नहीं जो बनाया हुआ है। ठीक है, अभी हमारे पास कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। सही है ये कुछ फाइल्स हैं जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स हैं उसकी, गूगल कोलैब की। मेरी वाली फाइल अभी मौजूद नहीं है। मैं बोलता हूँ लेट से मैं जिस फोल्डर में काम कर रहा हूँ ना, इस फोल्डर में क्या करो, एक फाइल क्रिएट करो, उसका नाम क्या रखो, file1.txt उसका नाम रखो। ठीक है, तो क्या लिखना होगा ज़रा देखें जल्दी से, क्या लिखूंगा मैं। सबसे पहले मैं विथ, ठीक है, मैंने विथ लिखा। उसके बाद क्या लिखना होगा मुझे, ऊपर वाली चीज़ क्या है, ओपन, मैंने ओपन लिखा। और अब मैं फाइल का नाम दूंगा इन ब्रैकेट्स सिंगल या डबल कोट के अंदर। तो लेट से मैं बोल देता हूँ इसको file1.txt, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसका मोड पास करूँगा। ठीक है, अब समझिएगा बात को। मैं यहाँ पे क्या रीड मोड दे दूँ। देखिए 3 मोड है ना हमारे पास, कहाँ गया, सॉरी मोड बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने 3 पे डिस्कशन करनी है मेनली, राइट, रीड और अपेंड। तो अगर मैं रीड मोड देता हूँ, तो आपको पता है कि ऊपर भी उसने हमें एरर दिया था कि भाई वो फाइल मौजूद नहीं है, मैं उसको कैसे रीड कर मोड में ओपन कर दूँ। W मोड देंगे। हाँ बिल्कुल, हम W भी दे सकते हैं और अपेंड भी दे सकते हैं। ये दोनों मोड्स क्या करते हैं, अगर फाइल मौजूद नहीं होती ना, उनको क्रिएट भी कर देते हैं। अच्छा, सही है, लेकिन एक डिफरेंस होता है। कोई बताएगा डिफरेंस क्या था, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अपेंड वो तो रीडिंग के लिए होता है ना। एग्जैक्टली, राइट तो यानी हमने तो लिखने हम लिखते। हाँ सही है, लेकिन एक और डिफरेंस था, आपने सही बताया बिल्कुल। आपका मतलब जो पॉइंट है बिल्कुल क्लियर, लेकिन हमने एक मसला देखा था, इसमें एक मसला होता है, मतलब एक इसकी लिमिटेशन है। हाँ भाई दानिश, शाहजेब, चलें देखते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ताकि माइंड में बैठ जाएगा आप लोगों के। अभी फिलहाल मैंने बताया कि भाई रीड मोड में ओपन नहीं कर सकता मैं, अगर किया भी ना मैंने तो एरर दे देगा। सही है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, अभी W मोड ओपन कर लेते हैं। W मोड में इसको ओपन कर लेते हैं राइट मोड में। सही है, अच्छा याद रखिएगा, अगर हम फाइल को फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो W मोड हमारा काम कर जाता है। बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ क्यों कर जाता है। अपेंड मोड भी काम कर जाएगा, लेकिन अगर फाइल को फर्स्ट टाइम क्रिएट कर रहे हैं तो हम W मोड में भी ओपन करेंगे, मसला नहीं आएगा। अब मसला क्या आता है, डिस्कस करते हैं आगे जाके। अच्छा, मैंने इसको क्या बोला, एस, और मैंने इसको बोल दिया एफ, कि भाई मैं ये जो मेरी जो फाइल है ना, file1.txt, इसको तुम क्या करो, ओपन करो W मोड में, राइट मोड में। तो क्या करेगा पाइथन का कंपाइलर, अगर तो ये फाइल मौजूद है, तो इसको राइट मोड में ओपन कर देगा, और अगर फाइल मौजूद नहीं होती इसको क्रिएट कर देता है। ये सही, क्रिएट कर देगा। और मैंने क्या बोला, भाई ये तो फाइल 1 मैंने खुलवाई है ना राइट मोड के अंदर, इसको मैं किस तरह बुलाऊंगा, एफ करके बुलाऊंगा। ठीक है, शॉर्टकट में उसको बोल दिया एफ। आप चाहे तो उसको अपना नाम दे दें, सैलानी का नाम दे दें, कोई भी नाम दे दें, काम करेगा वो। ठीक है, या ए बोल दें, मैंने फिलहाल इसको एफ बोल दिया। अच्छा, अब मैंने उस फाइल को चूँकि अभी खुलवाया है, अभी मैंने उस फाइल को क्रिएट करवाया है। ठीक है, तो मैं उसमें कुछ डेटा भी लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने लेट से लिखा एफ डॉट राइट के, क्या करो, एफ करके यूज़ कर रहा हूँ मैं। एफ मेरा क्या है, एक सेकंड नेम है या शॉर्टकट नेम है किसका, उस पूरी file1.txt का। मैंने बोला भाई उस फाइल के अंदर क्या करो, राइट करो। क्या राइट करो, लिख देते हैं हम यहाँ पे,
सही है, मैंने मैसेज सिंपल सा इसको लिखवा दिया कि भाई तुम ये क्या करो, ये वाला मैसेज हमें हमारी फाइल के अंदर लिख दो, ठीक है। पत्नी देखते हैं कि एरर क्यों आ रहा है, देखता हूँ मैं क्या मसला आ रहा है, ठीक है। खैर ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्या किया, लिखने के लिए राइट मेथड का यूज़ करते हैं, देख रहे हैं, लिखने के लिए राइट मेथड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक ये सिंपल सा मैसेज लिखवा दिया, और किस फाइल में जाके लिखा जाएगा भाई, file1.txt में लिखा जाएगा। अच्छा अब इसमें सिंपल चीज़ क्या है, अगर आप लोग ऊपर वाला देखें, ऊपर वाले तरीके में हमने फाइल को खुद से लाजमी क्लोज करना होता था, सही है। लेकिन अभी जो हम ये देख रहे हैं ना विथ वाला तरीका, इसमें फाइल को अगर हम खुद से क्लोज ना करें, जब भी पाइथन क्या करेगा, कंपाइलर खुद से ही उस फाइल को क्लोज कर देगा, ठीक है। इसको भी मैं शो करता हूँ। अभी मैं इतना काम करता हूँ, मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास अभी यहाँ पर कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। तो एक काम करते हैं, ज़रा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूट हुआ तो ज़रा देखें लेफ्ट साइड पे आपको file1.txt मिल गई, बिल्कुल मिल गई। और हम देखते हैं कि इसमें हमारा मैसेज आया, जब हमने मैसेज प्रिंट करवाया था, बिल्कुल आ गया, वी आर स्टडिंग फाइल हैंडलिंग टॉपिक। क्या हुआ, मेरे पास वो मैसेज मेरा आ गया, ठीक है। तो पॉइंट है समझाने का है यहाँ पर कि आपने इस तरीके से क्या किया, एक फाइल को क्रिएट किया, उसको अपने डेटा को लिखवा दिया। अब हमने जो जो डिटेल पिछली क्लास में पढ़ी थी ना, ऊपर वाले तरीके में, कि हम क्या करते हैं, कर्सर की हमने बहुत सारी मूवमेंट्स देखी थी कि कर्सर किस तरीके से बिहेव करता है, वो सारा का सारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, ठीक है। मैं आपको लेकिन एक छोटा सा इसका रिवीजन करवा देता हूँ। अब लेट से मैं क्या करता हूँ, मैं ना, अब मेरे पास समझिएगा file1 तो मैंने क्रिएट कर दी है भाई, ऐसी है। मैं बोल रहा हूँ मुझे उसमें एक और लाइन भी लिखनी है, क्या करना है मुझे उसमें एक और, हाँ बिल्कुल राइट, ओवर राइट कर देगा वो। अब समझिएगा इस बात को कि अगर मैं दोबारा से file1.txt को w के मोड में ओपन करूँगा ना, तो समझिएगा पुराना वाला डेटा डिलीट कर देगा वो, और जो मैं न्यू डेटा लिखूंगा ना वो ले जाके लिख रहा होगा, राइट पे दोबारा राइट कर देगा। एग्जैक्टली। तो अपेंड मोड अगर मैं यूज़ करूँगा ना, तो क्या होगा, फर्दर जो डेटा दूंगा मेरी पुराने वाले डेटा के साथ जाके अपेंड हो रहा होगा, समझ रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। तो इसलिए मैंने कहा था अगर आप फर्स्ट टाइम फाइल को ओपन कर रहे हैं, राइट मोड में ओपन कर ले, मसला नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई अभी तो उसमें डेटा ही मौजूद नहीं है, तो क्या करेगा, बिल्कुल स्क्रैच से उस फाइल को क्रिएट कर देगा। लेकिन उसमें कोई डेटा मौजूद है तो कभी गलती नहीं करनी, हम उसको राइट मोड में ओपन करें, ठीक है। इमेजिन कर लें कि आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, और अगर राइट मोड में ओपन किया, गया डेटा, रिकवर नहीं हो सकता फिर वो, तो अपेंड मोड में ओपन करना है। अगर सेकंड टाइम ओपन हो रही है, भले आपने लिखना भी है ना, उसमें कुछ डेटा लिखना है या कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो अपेंड मोड ही क्या होता है, बेहतर होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है, हम आगे बढ़ते हैं। और अभी जल्दी से देखें क्या लिखना है, क्या देखना है हमने, कि मुझे सिर्फ 10 कैरेक्टर रीड करने हैं। क्या करना है, मुझे 10 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो ये हमने देखा था या नहीं देखा था लास्ट क्लास में, देखा था, ये आ रहा है, ये वाला आ रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ रहा है। जल्दी से इसको एक मरतबा देखें कि मैं क्या करता हूँ। देखें मैं वही चीज़ लिखता हूँ, मैं अब इसको ओपन कर रहा हूँ फाइल को रीड मोड में। किस मोड में ओपन करूँगा, रीड मोड में। मैंने लिखा विथ ओपन, और फाइल का नाम क्या है मेरी भाई, file1.txt, और मेरा मोड क्या होगा यहाँ पर, रीड मोड होगा, सही है। अच्छा एक और बात, ये मैंने बताया था कि अगर रीड मोड में आप ओपन कर रहे हैं ना, तो ये पार्ट लिखना ज़रूरी नहीं है। अगर आप हटा देंगे तो पाइथन खुद समझ जाएगा कि अच्छा भाई हमने फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाहा है, हम फाइल को रीड मोड में ओपन करना चाह रहे हैं, तो खुद समझ जाएगा। लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा इसको मैंने बोला वही SF, मैं क्या बोल रहा हूँ, उस फाइल को रीड मोड में ओपन करो, और मैं उसको किस तरह बुलाऊँगा, F के नाम से बुलाऊँगा, ठीक है। अच्छा F लिखा और डॉट रीड चलाया मैंने। रीड मेथड है जो क्या करेगा, आपकी उस फाइल के कंटेंट को जाके रीड करेगा। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, आपको इसको प्रिंट में डाल के इसका डेटा दिखा देता हूँ। मैंने लिखा प्रिंट f.read, तो क्या किया इसने, हमें डेटा लाके दिखा दिया कि भाई आप, उसने जब फाइल को रीड किया, फाइल का कंटेंट रीड किया, उसने दिखाया हमें कि फाइल के अंदर ये कंटेंट पड़ा हुआ है। अब क्या पॉइंट था कि हमें सिर्फ 10 कैरेक्टर्स रीड करने हैं, ठीक है। तो क्या करना होगा भाइयों, रीड के अंदर मैं क्या लिख दूंगा, जस्ट 10 लिख दूंगा। तो क्या करेगा वो, सिर्फ 10 कैरेक्टर्स को उठा लेगा। तो ज़रा सोच के बताएं कहाँ तक क्या आउटपुट मिलने वाला है मुझे, यू तक, कंफर्म चेक करें ज़रा एक मरतबा, यू तक लग रहा है मुझे, ठीक है, यू तक एग्जीक्यूट कर लेता, मसला नहीं है, ठीक है। पॉइंट समझ आ रहा है ना। तो क्या है, यहाँ तक हमारे 10 कैरेक्टर समझ रहे हैं। अच्छा इसमें स्पेस शामिल होती है, स्पेस को भी एक कैरेक्टर कंसिडर करेगा। देख रहे हैं आप लोग कि आपके पास ये एक स्पेस आ रही है,
और यहाँ पे भी एक स्पेस आ रही है, तो 2 करेक्टर्स तो आपके यही हो गए। बाकी को अगर आप काउंट करेंगे तो 3 ये 6 और 2 ये 8 ये और 2 स्पेसिस 10, तो 10 करेक्टर्स इस तरीके से हम मिला के दिखा दिए। तो पॉइंट क्लियर हो गया, हम इस तरीके से ये छोटा छोटा डेटा को रीड करवा सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल हमने बहुत ज़्यादा डिटेल लिखी थी लास्ट क्लास में, तो एक मरतबा उसको रिवीजन कर लीजिएगा। अच्छा, फिर क्या है, हाउ टू यूज़ सीक मेथड। अच्छा, अब एक बात समझिएगा, आप लोग मुझे बताएं मैं आपको यही चीज़ दिखाता हूँ। मैंने उस फाइल को दोबारा से ओपन किया, ठीक है, और मैंने बोला रीड करो 10 करेक्टर्स को। मैंने दोबारा से लाइन लिख दी, दोबारा से क्या किया, मैंने इस लाइन को लिख दिया। ज़रा सोच के बताया मुझे आउटपुट क्या मिलेगा। सर 2 दफ़ा तो 20 आएंगे। 20 आएंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन मतलब आउटपुट ज़रा इमेजिन कर पा रहे हैं कि क्या मिलेगा। 10 आएगा, उसके बाद 10 आएंगे, उसके बाद वाले 10 आएंगे या शुरू से आएंगे, ये पॉइंट है। दोनों दफ़ा शुरू वाले आएंगे। शुरू वाले आएंगे। अच्छा भाई, आप पहले सही बोल रहे थे। देखें, कर्सर की मूवमेंट याद रखें, बात समझें जल्दी से कि भाई हमने फाइल को ओपन किया रीड मोड में, ठीक है, और क्या बोला कि भाई 10 करेक्टर्स प्रिंट कर दो। अब जब उसने 10 करेक्टर्स प्रिंट किए होंगे तो वो कहाँ पे खड़ा होगा, यू के बाद। अभी तक इसने हमें यू तक का डेटा दिया था ना, इमेजिन कर रहे हैं ज़रा, तो आपका कर्सर कहाँ होगा, वहीं पर ही खड़ा हुआ होगा, यू के बाद खड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अब जब उसको दोबारा बोले ना भाई अब फर्दर 10 करेक्टर्स को रीड करो, तो वहीं से वो आगे जाएगा। समझ रहे हैं बात को, कर्सर वापसी पीछे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम फाइल को दोबारा ओपन नहीं कर रहे, हमने अभी एक मरतबा ओपन किया और कर्सर से मतलब उससे 10 करेक्टर्स निकाल लिए, तो हमारा जो कर्सर है वो यू के बाद ही मौजूद होगा, खड़ा हुआ होगा, बिलिंग कर रहा होगा। हमने बोला फाइल तो ओपन अभी भी हमारी, हमने क्या बोला अगली लाइन पे कि दोबारा से 10 करेक्टर्स बता दो, तो पीछे जाएगी वापसी, आगे नहीं आएगा, वो जहाँ पे खड़ा हुआ वहीं से आगे जाएगा, वहीं से आगे जाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो जरा इसका आउटपुट देखें, अभी तक यू तक का डेटा मिला है ना हमें, तो अगली मरतबा क्या डेटा मिलेगा जरा देख के बताएं। डी से चलेगा आपका, ठीक है, और कहाँ तक का डेटा मिलने वाला है, सोच के बताएं जरा। तो ई के बाद आगे स्पेस भी आएगा, मेरे ख्याल में ई तक आएगा यहाँ तक, ठीक है, स्पेस आएगी। अच्छा चलें देख लेते हैं इस चीज़ को, ठीक है, मैंने एग्जैक्टली काउंट नहीं किया, तो एग्जीक्यूट करते हैं। सॉरी, अच्छा स्पेस, हाँ ये आ रही है स्पेस, ठीक है, सही था आप लोग। यहाँ तक क्या हो रही है, इसकी स्पेस आ रही है, यहाँ तक आपके 10 करेक्टर्स बन रहे हैं। तो पॉइंट समझ आ रहे हैं कि कर्सर जहाँ पर रुक जाएगा वहीं से आगे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ तक इसमें स्पेस काउंट हुआ है तो 10 तो ई तक बन गए। दोबारा देख लेते 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 यहाँ तक बन रहे हैं। फिर ये स्पेस अलग होगी, ये स्पेस नहीं होगी, ये ऐसे ही दिखा रहा होगा, हाँ देख रहे हैं स्पेस, मतलब वो दिखा रहा है लेकिन एक्चुअल में स्पेस है नहीं। देखिए यहाँ पे भी दिखा रहा है स्पेस को, यू के बाद भी स्पेस दिखा रहा है ना छोटी सी, लेकिन एक्चुअल में वो मतलब सिर्फ दिखाने की हद तक है, वो एक्चुअल में रीड नहीं कर रहा उस स्पेस को। या आपके पास एक्चुअल जो 10 करेक्टर्स हैं वो ई तक ही बन रहे हैं, ठीक है। तो खैर पॉइंट मेरा समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम काम करवा सकते हैं, 10 करेक्टर्स निकाल सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इस तरीके से जब भी फाइल को हैंडल कर रहे होते हैं ना, तो हमें फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सही है, प्रूफ देखते हैं इसका। मैंने अभी 10 करेक्टर्स रीड करवा लिए ना, मैं क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ दोबारा से क्या करो ज़रा, एफ डॉट रीड करो लेट से 2 करेक्टर्स को, और मुझे इसको प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। क्या बता रहा है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑन क्लोज फाइल, कि भाई आप कुछ ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो जो किस पे परफॉर्म हो रहा है, क्लोज फाइल पे। मतलब समझे बात को, मैंने यहाँ पे खुद से फाइल को क्लोज तो नहीं किया ना, मतलब इसने खुद से क्लोज कर दिया फाइल को, और जब मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि भाई मुझे और 2 करेक्टर्स दिखा दो, तो क्या बोल रहा है भाई फाइल तो क्लोज हो चुकी है और आप गलत ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उस पर। समझ रहे हैं। तो ऊपर हमने क्या करना होता था, ऊपर हमें खुद से फाइल को क्लोज करना पड़ रहा होता था, लेकिन यहाँ पर हमें फाइल को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। पाइथन का कंपाइलर खुद ही क्या करेगा, उस फाइल को क्लोज कर देगा। समझ रहे हैं बात को। तो अच्छा, अब हमने देखना क्या था, सीक मेथड होता हमारे पास, ठीक है। सीक जो होता है ना, क्या काम करता है, सीक हमारे कर्सर को मूव करवाता है। कर्सर को क्या करवाता है, मूव करवाता है, आगे भी लेके जाता है, पीछे भी लेकर आता है, ठीक है। कर्सर की मूवमेंट करवाता है एक तरीके से, सिंपल अल्फाज में, ठीक है। अब मैं आपको ज़रा एक चीज़ बताता हूँ और फिर आपने मुझे बताइएगा इसका आउटपुट क्या आएगा।
चलें, वही कोड है, क्या किया हुआ है मैंने, file1.txt को रीड मोड में ओपन किया हुआ है, मैंने बोला भाई 10 करेक्टर्स रीड करो, तो आपके माइंड में एक इमेज है कि भाई उसने यू तक पहले डेटा को रीड किया होगा। अब मैंने f.seek लिखा, ठीक है, सीक में 2 करेक्टर्स की वैल्यू लिखी कि 2 करेक्टर्स मूव करो, सही है। और फिर क्या करो, फिर अगले 10 करेक्टर्स लाके दिखाओ, लाके मुझे skip लिखो। करके आगे की पूरे अच्छा, अब इसको समझना है कि क्या होगा, जिस तरह हम बता रहे हैं कि दो मतलब करेक्टर्स आगे बढ़ जाएगा, उसके आगे का डेटा देगा, या दोबारा से पीछे से डेटा को रीड कर रहा होगा, आगे देगा। अच्छा, और कोई, अच्छा देखें, सीक थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, मैं बताता हूँ। पहले इसका आउटपुट देखें, फिर मैं इसको और क्लियर करता हूँ आपको क्या ला रहा है ये। पहले तो ये समझिए, ये वाली लाइन तो सही है हमारे लिहाज से, ठीक है। अब हुआ क्या, जैसे ही पाइथन को सीक मिला ना, याद रखिएगा सीक हमेशा चलता है स्टार्ट से, बिल्कुल स्टार्ट से। मतलब जैसे ही यू उसने प्रिंट किया ना फर्स्ट वाली लाइन पे, तो कर्सर कहाँ खड़ा हुआ होगा, यू के बाद खड़ा हुआ होगा। लेकिन सीक ने क्या किया, कर्सर को सबसे पहले भेजा कहाँ पर, स्टार्ट में भेज दिया, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द फाइल में भेज दिया। और फिर वहाँ पे क्या किया, उसने 2 करेक्टर्स को मूवमेंट करवाई, मतलब उसने हमारे कर्सर को 2 करेक्टर्स आगे ले गया। ये बात समझ रहे हैं। तो कहाँ पर खड़ा होगा अभी कर्सर, जब उसको सीक मिला, सीक क्या करता है, पहले आपके कर्सर को बिल्कुल स्टार्ट में ले जाता है, ठीक है। तो कहाँ ले आया होगा, वो वी से भी पहले ले आया होगा। देखें, मैं इसको कॉपी करता हूँ ज़रा, तो क्या हुआ होगा कि उसने हमारे कर्सर को इधर पीछे ले आया होगा, और फिर इसको पता चला कि इसने कितने करेक्टर्स अब आगे बढ़ाने, 2 करेक्टर्स आगे लेके जाने हैं कर्सर को। तो एक करेक्टर, दूसरा करेक्टर यहाँ पर ले आया वो, समझ रहे हैं। अब यहाँ से वो क्या करेगा, फर्दर आगे के 10 करेक्टर्स रीड करेगा। बात क्लियर हो रही है। तो सीक मेथड हमेशा क्या करता है, हमेशा वो कर्सर कहीं भी हो, भले एंड ऑफ द फाइल पे भी खड़ा हुआ होगा ना कर्सर आपका, तो उसको उठा के पहले लेकर आएगा और फिर वहाँ से करेक्टर्स को रीड करना स्टार्ट करेगा, सही है। तो ज़रा जल्दी से देखें कि क्या हुआ। आपके पास एक तो ये स्पेस हो गई, ये वाली एक स्पेस हो गई, और फिर बाकी इसने क्या किया, हमें वाई तक का डेटा दे दिया, जो इसके लिहाज से 10 करेक्टर्स बन रहे हैं। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई मुझे तो आगे का डेटा चाहिए, मुझे पीछे जाना ही नहीं है, ठीक है। वैसा हो सकता है ना, क्या बोले भाई मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे आगे जाना है वहाँ से, ठीक है। अब इसका तरीका क्या हो सकता है, ज़रा समझें। -2 माइनस काम नहीं करता इस पर माइनस काम नहीं करता, इस पर ना आपका पॉजिटिव नंबर ही काम कर रहा होता है, मतलब करेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, सही है। मैं बताता हूँ अब किस तरह से होगा, देखें। अब उसके लिए एक और मेथड है हमारे पास, टेल का। कौन सा मेथड है, टेल का। पहले मैं आपको टेल दिखाता हूँ किस तरह काम करता है। लेट से मैंने वही कोड उठाया, मैंने यहाँ से सीक हटाया, मैंने बोला टेल। टेल वैसे क्या बता रहा है, इंग्लिश वर्ड है, बताओ बोलो, ठीक है, इन्फॉर्म करो कि इस तरह का कि इसका सेंस आ रहा है। तो अभी क्या बताएगा, सोच के बताएं। अपनी लोकेशन या अपनी जहाँ पे खड़े वो पोजीशन वो बता दो, सेंस ये बना रहे हैं। तो ज़रा समझें दोबारा कि मैंने कितने करेक्टर्स मूव करवाए, 10 करेक्टर्स मूव करवाए इसको, मतलब कर्सर को 10 करेक्टर्स आगे ले लिया मैं, और मैं बोल रहा हूँ बताओ कि तुम कहाँ खड़े हो, तो मुझे क्या बताएगा ये 10 भाई, चूँकि 10 आगे खड़ा हुआ है ना, 10 करेक्टर्स आगे खड़ा हुआ तो 10 ही बताएगा मुझे, ठीक है। ज़रा देखें, अच्छा सॉरी, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, ठीक है, जब ये बताएगा। इसको मैंने प्रिंट किया, तो ज़रा देखें क्या बता रहा है, 10 के भाई मैं अभी यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, कौन सी जगह है, 10th पोजीशन है मेरी, समझ रहे हैं बात को। क्या ख्याल है, अगर मैं सीक के अंदर टेल का यूज़ कर लूँ, सीक के अंदर क्या करूँ, टेल का यूज़ कर लूँ, बताता हूँ किस तरीके से। देखें, सबसे पहले तो आप ये देखें, मेरी रिक्वायरमेंट है कि भाई मैं फर्स्ट 10 करेक्टर जब प्रिंट कर रहा हूँ ना, तो कहाँ तक का डेटा लेकर आ रहा है, वो यू तक का डेटा लेकर आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई मैं लेट से DYING डाइंग, ठीक है, या स्टडीइंग, इस वाले पार्ट को स्किप करा दूँ, DYING और एक स्पेस, इसको क्या करवा दूँ, स्किप करवा दूँ, और कहाँ से फर्दर डेटा को रीड करूँ, फाइल से डेटा को रीड करूँ, और सिर्फ 4 करेक्टर्स उठाऊँ। पॉइंट समझ रहे हैं कि भाई 10 करेक्टर्स हमारे यू तक बन रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि भाई अब मैं क्या करूँ, आगे के जो DYING और एक स्पेस आ रही है ना, इसको स्किप कर दूँ, करेक्टर्स को वहाँ पे ले जाऊँ स्पेस के बाद, और फिर वहाँ से सिर्फ 4 करेक्टर्स को रीड करूँ। तो क्या ख्याल है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ तो ये काम करेगा नहीं करेगा?
मैंने बोला एफ डॉट सीक, ज़रा समझिएगा, जैसे मैंने सीक लिखा ये कर्सर को मेरे कहाँ ले जाएगा, स्टार्ट में ले जाएगा, ऐसे ही है। अच्छा तो मुझे क्या करना होगा, 10 करेक्टर्स मुझे इसका आगे लेके जाना है, ठीक है। अब आप चाहें तो क्या करें, इसको खुद से डेटा दे दें, वरना आप क्या करें, पहले आप इसको बता दें एफ डॉट टेल, एक मिनट, हाँ सही है, ज़रा देखें एफ डॉट टेल, ये यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, उसने पहले 10 करेक्टर्स को रीड कर लिया है, ठीक है। तो जब मैं एफ डॉट टेल को कॉल करूँगा, एफ डॉट टेल क्या करेगा, इस पर क्या आंसर ला के देगा 10, ठीक है। और फिर मैं इसमें फर्दर प्लस कर दूंगा जितने भी मुझे करेक्टर्स को अपने कर्सर को उन करेक्टर्स के आगे लेके जाना है। मैं बताता हूँ क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट रुकें। कितने बन रहे थे हमारे DYING, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 बन रहे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 लिख दिया, ठीक है। अब ज़रा समझिएगा जल्दी से, देखें मैंने 10 करेक्टर्स रीड करे, मुझे कहाँ तक का डेटा मिल गया भाई, यू तक का डेटा मिल गया, ठीक है। और मैंने क्या किया, मैंने सीक लगाया, ठीक है। लेकिन समझिएगा पहले, जिस तरह हमारे पास अलजबरा में काम होता है ना मैथमेटिक्स के अंदर, के पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ काम करती है, ब्रैकेट्स के अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व होती है, फिर बाहर जाते हैं सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आपका ये अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, पहले क्या होगा भाई, अंदर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो मैंने क्या बोला कि अभी तुम जहाँ पे खड़े हुए हो ना, मुझे उसकी पोजीशन बता दो। तो एफ डॉट टेल मुझे क्या बताएगा आंसर, 10 बताएगा, ठीक है। तो जरा समझे 10 बता रहा है मुझे ये, और 10 में मैंने क्या किया, 6 को प्लस कर दिया। तो हुआ क्या होगा, अब अंदर क्या मौजूद है, 16 मौजूद है, क्या मौजूद है, सी के अंदर 16 मौजूद है। तो जब सी का मेथड आप काम करेगा ना, तो सबसे पहले कर्सर को उठाएगा यू के बाद, अभी तो चूंकि कर्सर कहाँ पे खड़ा हुआ है, अभी तक यू पे ही खड़ा हुआ है, यू के फ़ौरन बाद खड़ा हुआ है। कर्सर को उठाएगा, वहाँ से कहाँ ले जाएगा, सबसे पहले डब्ल्यू से ही पहले ले जाएगा, समझ रहे हैं। लेकिन अब की मर्तबा ये कितने करेक्टर्स को आगे लेके जाने वाला है, कि कर्सर को कितना आगे लेके जाने वाला है, 16 करेक्टर्स, समझ रहे हैं बात को, जिनमें से 10 तो वही जो हमने ऊपर प्रिंट करवा दिए, और 6 हमने अलग से बोला कि 6 को क्या करो, फर्दर मूव करवा दो। मेरा पॉइंट समझ रहे मैं क्या बता रहा हूँ, किस तरीके से काम कर रहा है। और फिर मैंने क्या बोला कि अब की मर्तबा 10 करेक्टर्स को प्रिंट करो, सही है। एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा उसका आउटपुट देखें, VR is to STU, ठीक है। और देखें वही DYING और स्पेस ख़त्म हो गया, और फिर क्या हो रहा है आपके पास, ये 10 करेक्टर्स का डेटा आ रहा है। आप बोलेंगे इसको तो 4 दे दो, तो आपको 4 दे देगा। लेट्स से हम सिर्फ फाइल निकालते हैं, तो क्या हुआ, आपने इस तरीके से डेटा निकाल लिया। क्लियर हो रही है बात। तो सीक मेथड और टेल मेथड आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यू के बाद 6 कैरेक्टर का गैप दिया आया है। जी बिल्कुल, ठीक है। यू के बाद क्या हुआ, 6 कैरेक्टर का गैप आया, किस तरीके से आया दोबारा देखने को पड़ता जल्दी से, कि यू के बाद आपका कर्सर बिलिंग हो रहा है। हमने क्या कहा, इसको बोला भाई क्या करो, एफ डॉट टेल, मुझे बताओ तुम कहाँ खड़े हो। इसको देखें, इसको हमने क्या बोला, मुझे बताओ कि आप कहाँ खड़े हो। इसने एफ डॉट टेल ने सॉरी यहाँ पे क्या बताया, 10 नंबर दिया। क्यों, चूँकि यू वाली पोजीशन कौन सी है, 10th पोजीशन है, तो उसने 10 दिया। और हमने उसको क्या बोला कि उसमें 6 को प्लस कर लो। 6 क्यों प्लस करवा रहे हैं, क्योंकि हमने असल में ये पूरी चीज़ ना स्किप करनी है, हम ये चाह रहे हैं ये पूरी चीज़ क्या हो, हमारी स्किप हो जाए, तो इसलिए हमने 6 बता दिए, ठीक है। टोटल कितना होगा, 16 होगा। अब क्या होगा, अब की मर्तबा जब सीख चलेगा ना आपका, तो सबसे पहले कर्सर को यहाँ से उठा के, यू से उठा के कहाँ लेके जाएगा, सबसे पहले ले आएगा बी से पहले, डब्ल्यू से पहले, और फिर उसको अंदर नंबर क्या मिला, 16। तो ये करेक्टर्स मूव करता रहेगा, मतलब कर्सर मूव करता रहेगा जब तक कि वो 16 करेक्टर्स पूरे ना हो जाए। तो जैसे ही 16 करेक्टर्स पूरे हुए, वो कहाँ पे खड़ा हुआ होगा, एफ के बिल्कुल पीछे। फिर हमने इसको बोला कि हमारे 4 करेक्टर्स को प्रिंट करके दे दो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ ज़रा देखिएगा, बाइनरी फाइल्स क्या होती हैं, किसी के माइंड में है जल्दी से, जो दो उस पे बेस करते हैं। हाँ, 0 और 1, वो तो सही है, वो आपका बाइनरी डेटा होता है, ठीक है। बाइनरी फाइल्स असल में हम उन फाइल्स को बोलते हैं, डॉट करके नहीं, बाइनरी फाइल्स हम असल में उन फाइल्स को बोलते हैं जो हमारी इमेजेस की फाइल्स होती हैं, ऑडियोज़ हो गई हमारी, ठीक है, वॉइस रिकॉर्डिंग्स हो गई, या कोई भी ऑडियोज़ हो गई, वीडियोज़ हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी किस तरह की होती हैं फाइल्स, ये फाइल्स बाइनरी फाइल्स। जैसे आपको कोई MP3 की फाइल दिख रही है, MP4 जो वीडियो की फाइल होती है,
ये सारी की सारी किस में होती है, ये बाइनरी डेटा में होती है, मतलब बाइनरी फाइल से लाती है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए याद एक बात समझें, अभी हमने जो सारी डिस्कशन करी वो कौन सी फाइल्स थी, टेक्स्ट फाइल्स। अभी जो हमने फाइल हैंडलिंग पढ़ी ना, किस पे पढ़ी है, टेक्स्ट फाइल्स को हमने हैंडल करना सीखा है। हम टेक्स्ट ही लिख रहे थे ना सारा, ठीक है, हमने टेक्स्ट फाइल्स देख ली, लेकिन अब हम देख रहे हैं बाइनरी फाइल। तो बाइनरी फाइल का मतलब क्या है कि हम या तो किसी ऑडियो रिलेटेड या वीडियो रिलेटेड या किसी इमेज रिलेटेड पे हम काम करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे ना कोई इमेज अपलोड करता हूँ पहले, और मैं फिर आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। कोई भी रैंडम अगर इमेज मिल जाए, लेट से ही आ रही है, ठीक है, मैंने इस इमेज को मैंने यहाँ पे अपलोड कर दिया, सही है भाई। मेरे पास करंट डायरेक्टरी में क्या होगा, ये pic.png करके एक इमेज आ गई है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब कौन सी फाइल हैंडल कर रहा हूँ, बाइनरी फाइल हैंडल कर रहा हूँ। मैं इसको टॉपिक का नाम भी दे देता हूँ, सही। अब मैंने क्या करना है, मैंने समझिएगा, मेरे पास फाइल तो मौजूद है ना भाई, फाइल मौजूद है, मैं उस फाइल का डेटा रीड करना चाह रहा हूँ, मैं उस फाइल का डेटा रीड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा जल्दी से, सिंटैक्स क्या होगा, वही होगा विद ओपन लिखूंगा, ठीक है। फाइल का नाम आता है, और फाइल का नाम मेरे पास क्या है भाई, pic.png, सही है। और मेरा मोड क्या होगा, रीड मोड होगा, मैंने यहाँ पे रीड मोड लिखा, ठीक है। और एस, इसको कोई भी फाइल पॉइंटर दे देता हूँ, लेट्स मैं बोलता हूँ इसको आई बोल देता हूँ, ठीक है। आई इमेज के लिए मैंने आई यूज़ कर लिया, या आप पूरा भी लिख दें IMAGE, और मैंने बोला i.read, इसका डेटा तो रीड करो ज़रा, और क्या करो, प्रिंट कर दो उस डेटा को, जो भी उसमें डेटा आ रहा है, सही है। अब जरा डेटा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ किस तरह से आएगा, सही है। पहले देखें यहाँ पे ये एरर देने वाला है, क्यों देने वाला है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जीक्यूट किया, हाँ, अच्छा, ये PNG जो है ना असल में कैपिटल है, ये देखें ज़रा, PNG कैपिटल डाला हुआ है, सही है। तो मुझे कैपिटल लिखना होगा, एक मिनट होगा, मैं इसको पहले PNG कैपिटल करता हूँ, फिर बताता हूँ। सही है। अब देखें एरर चेंज हुआ, और क्या बता रहा है कि UTF-8 कोडेक कैन नॉट डिकोड बाइट, और पूरा इसने डेटा हमें एरर दे दिया। इसका मतलब क्या हो रहा है, ज़रा एरो देखें, मसला कहाँ आ रहा है, इस जगह पर आ रहा है, वो डेटा को रीड नहीं कर पा रहा। अब इसका पता मसला क्या है, मसला ये है कि जो रीड मोड है ना, रीड मोड, ये सिंपल टेक्स्ट फाइल्स के लिए यूज़ होता है। सिंपल टेक्स्ट फाइल्स, मैं अभी जिस फाइल को रीड कर रहा हूँ वो मेरी टेक्स्ट फाइल है नहीं, याद रखें, इमेज, ऑडियो, वीडियो, सारी की सारी बाइनरी फाइल्स होती हैं। तो बाइनरी फाइल्स के लिए हमारे पास मोड्स भी डिफरेंट होते हैं, मोड्स भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो सिंपल रीड मोड नहीं होता, वो RB होता है, रीड बाइनरी। मोड क्या नाम, मोड का नाम क्या होता है, रीड बाइनरी, RB इसको शॉर्टकट में बोला जाता है सिंटैक्स के अंदर, ठीक है। तो अब देखिएगा ज़रा, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, हो गया रीड, एरर चला गया। और ज़रा देखें आपके पास ये डेटा स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, B, जो कि अगेन किसको दिखा रहा है, बाइनरी डेटा है आपका। अब ये देखें जो डेटा है ना वो है किस तरह का, वो हमें ऑफकोर्स समझ नहीं आएगा, ठीक है। वो डेटा आपका कुछ इस तरह करके उस फॉर्मेट में दिखा रहा है हमें ये, ठीक है। और ये बहुत बड़ा डेटा है, देख रहे हैं कितना स्क्रॉल करना पड़ रहा है मुझे, बहुत, हालांकि बहुत छोटी सी फाइल होगी, KBs में होगी ये फाइल, MBs की भी नहीं होगी, कितना बड़ा इसका बाइनरी डेटा है। और एक बात समझिएगा, ये जो आपको लिखा हुआ दिख रहा है ना RPNG X1A, असल में इन सब को अगर हम कन्वर्ट करें ना किस में, बाइनरी के अंदर, बाइनरी 0-1 में कन्वर्ट करें, तो इतना बड़ा डेटा बन जाएगा, इतना बड़ा डेटा बन जाएगा, हम उसको हैंडल नहीं कर सकते। मतलब अभी तो देख रहे हैं ये बाइनरी के अंदर डेटा आ रहा है सिंबल्स की फॉर्म में, तो इतना बड़ा डेटा है, अगर इसको एक्चुअल 0-1 में हमने कन्वर्ट कर दिया तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि हमारे पास सॉरी ASCII कोड्स हमने पढ़े थे, ASCII कोड्स याद आ रहा है किसी को, ASCII कोड या ASCII वैल्यूज हमने पढ़ी थी। तो जो लेटर होता है ना हमारा, लेट से A है, B है, C है, ये सारे के सारे इनको एक ASCII नंबर असाइन कर दिया। क्या हुआ, साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या किया, उनको एक एक नंबर असाइन कर दिया। क्यों, क्योंकि अगर हम उसकी बाइनरी वैल्यू पे जाएंगे ना, बाइनरी वैल्यू एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हम उसकी बाइनरी वैल्यू पे जाएंगे ना तो किसी को भी याद नहीं रहेगा कि भाई उसकी बाइनरी वैल्यू है क्या, 00001 है, बहुत सारी वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, आसानी के लिए A को क्या बोल दिया, लेट से 10 बोल दिया, ठीक है, 10 उसका बाइनरी नंबर होता है। तो पॉइंट को समझाना चाह रहा हूँ कि उस बाइनरी नंबर को अगर हम देखें, लेट से हम इमेजिन कर लेते हैं वो जो बाइनरी नंबर है ना वो 0000001 है, सपोज कर लें, ठीक है। और B का कोई डिफरेंट होगा, C का कुछ और डिफरेंट होगा। तो इतना बड़ा नंबर
हमारे लिए क्या होगा एज ह्यूमन, उसको कॉल करना है या याद रखना मुश्किल होगा। तो मैंने क्या बोला, भैया आप इसको 10 को कंसिडर कर लो कि आपका 10 किसके बराबर है, ए के बराबर है। सही है। तो अब पॉइंट समझिएगा, देखें मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ। जो आपका x लिखा है ना, इस x के पीछे भी क्या होगा, एक इसी तरह का बहुत बड़ा एक नंबर होगा बाइनरी, लेकिन उन्होंने उसको क्या बोल दिया, x बोल दिया, ताकि वो छोटा मतलब वो डेटा, इतना बड़ा डेटा समेट के सिर्फ x शो कर दे। अब जैसे a है ना, मैं आपको बता रहा हूँ a बोलना है 10 बोलना रिलेटिवली ईजी है। किसके बनिस्बत इसके कि मैं पूरा वो बाइनरी आपको बताऊँ, मैं 0000001, ठीक है, बनिस्बत इस चीज़ के आपका a बोलना या 10 बोलना ये रिलेटिवली ईजी है उससे। तो ये जो x आपको दिख रहा है ना, 89 दिख रहा है, r दिख रहा है, n दिख रहा है, सब के पीछे आपके पास अल्टीमेटली है क्या, वो 00 वाला 01 वाली ही एक पैटर्न चल रहा है, लेकिन उसको भी शॉर्ट करके उन्होंने ये कर दिया है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अगर हम इसको फर्दर बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे ना, तो इतना बड़ा नंबर बन जाएगा, इसको क्या हो जाएगा, हैंडल करना नामुमकिन हो जाएगा हमारे लिए। तो खैर पॉइंट में क्या समझाना चाह रहा था कि हम क्या कर सकते हैं, बाइनरी फाइल्स पे भी इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब जरा जल्दी से देखें, एक इंटरेस्टिंग सा हम काम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल की मदद से ना, जो मेरे पास अभी pic.png की फाइल है, इसकी मदद से एक और न्यू इमेज क्रिएट करता हूँ, ठीक है। क्या करूँगा मैं, विथ ओपन मैंने ये लिखा, फाइल का नाम दिया pic.png, ठीक है। अच्छा अब मोड कौन सा होना चाहिए, जरा सोच के बताएं। W मोड, WB मोड। अच्छा W मोड सिंपल टेक्स्ट फाइल के लिए, और अगर बाइनरी फाइल हैंडल करें तो WB हो जाएगा, ठीक है। अच्छा पहले सोच के बताएं, थोड़ा सा पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में सोचिएगा। मुझे ना इस फाइल की एक कॉपी बनानी है। AB नहीं, पहले समझे, पहले क्वेश्चन समझे फिर आप बताइएगा। मैंने इस pic.png की ना कॉपी बनानी है, ठीक है। अब नॉर्मल अगर हम देखें क्या करते हैं, क्लिक किया, कॉपी का कॉपी हो जाती है वो, ठीक है, फिर कहीं पेस्ट कर देता हूँ उसको। लेकिन पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में समझे, मुझे क्या करना होगा, अगर मैं किसी इमेज की या किसी भी फाइल की कॉपी बनाना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मुझे उस डेटा को रीड करना पड़ रहा होगा। पाइथन के कॉन्टेक्स्ट में समझे, सबसे पहले भाई मैं उस डेटा को रीड करूँगा ना, तभी तो फिर मैं क्या कर सकूँगा, किसी दूसरी फाइल में उस डेटा को लिख सकूँगा, ठीक है। पाइथन के अंदर कॉपी बनाने का मतलब क्या है कि भाई आपने एक फाइल खोली, उससे डेटा को निकाला, उस डेटा को कहीं पे सेव कर लिया, और फिर उस डेटा को किसी दूसरी फाइल के अंदर किसी दूसरे नाम से आपने सेव करवा दिया। पाइथन के अंदर ये उसका कॉन्टेक्स्ट होगा कॉपी करने का। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ज़रा सोच के बताएं कि मैं pic.png को लेट्स से बोलता हूँ picture.png के नाम से बनाना चाह रहा हूँ, एक दूसरी इमेज बनाना चाह रहा हूँ, पिक्चर जिसका नाम रखूँगा, कोई भी नाम रख देंगे हम। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, इस picture.png वाली चीज़ को मैं रीड बाइनरी मोड में ओपन करूँगा या नहीं करूँगा, सोच के बताएं। मैं बोल रहा हूँ मुझे इसकी कॉपी बनानी है, और इसकी कॉपी बनाने के लिए पहले मुझे यहाँ से डेटा को रीड करना पड़ेगा। समझ रही बात को? अगर मुझे यहाँ से डेटा को रीड करना है तो पहले मुझे इस फाइल को शर्त क्या होगी कि पहले रीड मोड में तो ओपन करूँ मैं, आरबी मोड में। मेरी बात समझ रहे हैं? तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको लिखा आरबी मोड, कि भाई इसको पहले क्या करो, रीड बाइनरी मोड में ओपन करो, और वही मैं इसको बोल दिया IMG बोल दो इसको, ठीक है, IMG मैंने इसको बोल दिया। और मैं गया, मैंने कहा इमेज डॉट रीड, डेटा को रीड कर लो, सही है। अच्छा यहाँ से क्या होगा सॉरी, यहाँ से क्या होगा, मुझे वही बाइनरी वाला डेटा मिल जाएगा। अच्छा अब जब मुझे डेटा मिल गया ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस डेटा को किसी दूसरी फाइल में कॉपी मतलब इस डेटा को कॉपी करके या इस डेटा को मैं किसी दूसरी फाइल में सेव करवा सकता हूँ। तो मुझे दूसरी फाइल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है, एक दूसरी फाइल की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको भी एक क्रिएट करना पड़ेगा ना फाइल को, जब तो उस फाइल के अंदर मैं ये वाला डेटा उठा के पेस्ट करवाऊँगा। मेरी बात समझ रहे? इस तरीके से कॉपी बनने वाली है। तो क्या ख्याल है, मैं काम करूँ यहाँ पे, मैं इसी के अंदर, इसी अभी मैंने फाइल ओपन करी ना रीड मोड के अंदर, मैं क्या करता हूँ, इसको बोलता हूँ एक और विथ ओपन की स्टेटमेंट लिखता हूँ, और यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। लेट्स से क्या नाम दूँ, न्यू पिक्चर बोल देता हूँ, ठीक है, न्यू pic.png, छोटा मैंने उसको रख दिया, छोटी एक्सटेंशन रख दी PNG वाली, ठीक है, स्मॉल लेटर्स के अंदर। अच्छा लेकिन हमें मालूम है कि ये इसकी एक्सटेंशन PNG है, PNG एक इमेज फाइल है, और इमेज फाइल के लिए सिंपल आपका W मोड काम नहीं करेगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई, हमें WB मोड ओपन करना पड़ेगा, और फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो WB भी चल जाएगा। अगर हमने कोई मर्ज करना होता किसी इमेजेस को, तो फिर क्या करते, AB वाला मोड यूज़ करते, अपेंड बाइनरी वाला मोड यूज़ करते होते। समझ रहे हैं? तो आगे मैंने लिखा WB कि भाई एक तुम न्यू फाइल को बनाओ,
जिसकी एक्सटेंशन होगी, और किस मोड में ओपन करो उसको, राइट बाइनरी मोड में ओपन करो। और लेट से मैं इसको बोल देता हूँ क्या बोलें, क्या नाम कुछ इमेज 2 कर दे। इमेज 2, चले हमने इसको इमेज 2 बोल दिया, IMG2 बोल दिया, ठीक है, कॉलर लगा दिया। तो क्या किया हमने, एक इमेज पॉइंटर बनाया हुआ है जो किसको पॉइंट आउट कर रहा है, मेरे उस फाइल को जिससे मैं डेटा को रीड कर रहा हूँ, और इमेज 2 किसको पॉइंट आउट कर रहा है, जिसमें मैं डेटा को न्यू क्रिएट कर, मतलब न्यू फाइल को क्रिएट कर रहा हूँ, उसमें डेटा को राइट करूँगा, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताएं जल्दी से कि भाई डेटा मैं किससे रीड करूँगा, ING से रीड करूँगा, और राइट किस में करूँगा, ING2 में राइट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मेथड अब आपके सेम रहेंगे, सिर्फ मोड डिफरेंट होते हैं, बाकी के मेथड्स क्या होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। तो क्या ख्याल है अगर मैं इसको लिखता हूँ IMG2 डॉट राइट, कि भाई मेरी फाइल IMG2 के अंदर राइट करो, किसको राइट करो, क्या लिखो, क्या लिखो, क्या क्या ये नहीं लिखो इमेज डॉट रीड, IMG डॉट रीड। देखिए IMG यूज़ कर रहा हूँ, मतलब पाइथन समझ जाएगा कि भाई मैं किस फाइल को बता रहा हूँ, मैं इस पिक डॉट PNG की बात कर रहा हूँ, और इसको हमने किस में ओपन किया हुआ, रीड बाइनरी मोड में ओपन किया हुआ है। तो खुद से जाएगा वो इमेज डॉट बाइनरी, इमेज डॉट रीड करके उसका डेटा उठाएगा जो कि बाइनरी डेटा है, और उसको किस में बंद कर दिया मैंने बोला इमेज 2 की फाइल के अंदर उसको राइट कर दो। समझ रहे हैं बात को। तो ज़रा देखें, अभी आपके पास यहाँ पर कोई भी न्यू फाइल मौजूद नहीं है पिक्चर की, ठीक है, सिर्फ पिक डॉट PNG आ रही है। अब हम इसको पहले एग्जीक्यूट करते हैं, चल गया, और रिफ्रेश कर लेते हैं इसको। देखिए आ गई दूसरी फाइल, ठीक है, सॉरी, इसको ओपन कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाएगी, वो यहाँ पे पिक्चर मिल जाएगी जो हमने अपलोड की थी, ठीक है। अब एक बात समझिएगा, ये बहुत एक बेसिक सा ऑपरेशन है, हमने सिर्फ ये कॉपी करना सीखा अभी। हम अगर चाहें ना, आप लोगों ने देखा होगा, हम जब गूगल पे जाके सर्च करते हैं कि इमेज कंप्रेसर या फाइल कंप्रेसर, ठीक है, ये होता है ना, या ऐसा भी होता है कि हम क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी हम यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई मेरी इमेज की जो है ना क्वालिटी बहुत डाउन हुई हुई है, हम इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो फोटो इन्हेंसर कुछ इस तरह करके हम लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है, इमेज क्वालिटी इन्हेंसर। तो अब समझिएगा, वो जो ऑपरेशन हो रहे होते हैं ना आपको, वो इससे हो रहे होते हैं। अगर हम इस चीज़ को फर्दर डिटेल में पढ़ें ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी कोड की मदद से हम फाइल का डेटा क्या कर सकते हैं, फाइल को कंप्रेस करवा सकते हैं अपने कोड की मदद से, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, अगेन वही वाली बात है कि यार अभी मतलब जो ज़माना चल रहा है ना, अब सिंपल सी चीज़ें भाई, काम करवाना है ना, वही LLMs का यूज़ करें। अगर आपको कुछ तरह की एप्लीकेशन बनानी है तो आप लोग खुद भी जाके क्या कर सकते हैं, छोटा सा एक रिसर्च कर सकते हैं कि मैंने ना, जैसे लेट से एक इमेज कंप्रेसर बनाना है, ठीक है। अब आपके पास एक इमेज होगी, इमेज बहुत हाई क्वालिटी की है, लेट से 3 MB 5 MB कुछ इस तरह करके, ठीक है, या उससे भी हाई क्वालिटी की है। आप चाह रहे हैं कि मैं इसको इमेज कंप्रेसर बनाऊँ, मतलब एक कोड लिखूँ पाइथन का, कैसे लिखेंगे, वही GPT से बोल दें कि भाई मैं इस तरह का काम करना चाह रहा हूँ, मुझे कोड बताओ। आपको वो कोड देगा, आप क्या करें, उस कोड को यहाँ पे रखें, और फिर इस तरीके से आपको लॉजिक पता चलेगा ना किस तरीके से आपने काम करना है, उसको अप्लाई कर दें, तो आपको क्या होगा, एक छोटा सा कंप्रेसर बन जाएगा, ठीक है। फिर आप उसमें फर्दर ये एक्सप्लोर करें कि अच्छा, अब ये क्वालिटी लेट से 10 MB की आपने इमेज अपलोड करी, वो डायरेक्ट 2 MB करते थे। अब आप उसमें ऑप्शन दें कि मैं चाह रहा हूँ इसको मैं 5 MB तक के रखूँ, 3 ऑप्शन आ जाए, 2 MB भी हो, 5 MB भी हो, 6 MB भी हो लेट से। तो ये सर्च करें कि किस तरीके से हो सकता है काम, प्रॉम्प्ट दें, फिर GPT आपको गाइड करेगा, अच्छा भाई आपने ये काम करना है ना, तो आपको इस फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, उस लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी, आप इसका एक कोड लिखें, समझ रहे हैं। तो आपको ये मतलब अगर आप एक छोटा सा ये चीज़ एक्सप्लोर कर लेंगे ना, तो फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आपको कोई इसी ज़रूरत पड़ रही होगी ना, तो आपको पता होगा कि यार ये चीज़ तो मेरे पास खुद पड़ी हुई है, या अगर नहीं पड़ी हुई ना आपके पास, आपको पता है कि मैंने काम पाइथन से कभी ज़माने में करवाया था। प्रॉम्प्ट दें, कोड देगा, कोड आप गूगल कोड पे रखें या अपने VS कोड पे रखें, चलाएं उसको, इमेज उठाएं, न्यू फाइल क्रिएट करें, आपकी इमेज खुद ब खुद कंप्रेस हो गई या इनहेंस हो गई उसकी क्वालिटी। समझ रहे हैं बात को। तो खैर पॉइंट बताने का ये था कि भाई ये जो आपका ये वाला पार्ट है ना, फाइल हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इससे एक रियल सिनेरियो को इस पर मतलब अप्लाई कर सकते हैं, रियल सिनेरियो उसमें सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले जो आपने वो फाइल ओपन की, जो डेटा आ रहा है 0 1 और इस तरह, इसका फिर क्या फ़ायदा होगा, ये तो इससे तो हम पिक्चर तो नहीं देख सकते ना। देखिए ये पिक्चर जब यहाँ लिखा हुआ है ना, इसको ओपन कर सकते हैं। हाँ, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन आपको समझाना चाह रहा था कि असल में जितनी भी आपकी वीडियो, ऑडियो और ये जो इमेजेस होती हैं, ये बाइनरी डेटा या बाइनरी फाइल्स कहलाती हैं। क्यों कहलाती हैं? क्योंकि जब आप इसका डेटा पढ़ेंगे ना, तो आपको पहले तो B से लिखा हुआ मिल रहा होता है, ठीक है। तो और दूसरा क्या, आपको मैंने डिटेल बताई कि आपको ये जो इतना बड़ा डेटा दिख रहा है ना,
असल में इसके पीछे लॉजिक क्या है, असल में इसके पीछे है 0 1 ही, लेकिन वो इतने बड़े 0 1 होंगे कि उन्होंने छोटा करने के लिए उसको यहाँ पे सिंबल्स दे दिए, लेटर्स पे इसको बता दिया, ठीक है। और दूसरा ये कि आपकी ये फाइल्स बाइनरी है ना, तो हमें रीड बाइनरी और राइट बाइनरी का यूज़ करना पड़ रहा होता है, सही है। तो भाई आप लोग खुद से इस चीज़ को ट्राई करिएगा लाजमी, ठीक है, कंप्रेस वाली चीज़ को और इमेज की क्वालिटी इनहेंस करने वाली चीज़ को लाजमी ट्राई करिएगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ूँ। अच्छा, एक और चीज़ देखें, मैंने एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि हम बिल्कुल इसी तरीके से जेपेग भी अप्लाई कर सकते हैं, जेपेग की फाइल्स के साथ भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अभी फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं चूँकि टाइम कम है, लेकिन ऑपरेशन क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ एक्सटेंशन क्या हो जाएगी हमारी, जेपेग हो जाएगी, जेपीजी हो जाएगी, ठीक है। एक जेपीईजी भी होता है, ठीक है। आप हर तरह की फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ ली ना, हर तरह की फाइल के साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा। ये टेक्स्ट के अलावा जितने भी ये बाइनरी के अंदर आ जाएंगे? नहीं, टेक्स्ट के अलावा याद रखें तीन जो आपके पास बता है ना, इमेजेस, ऑडियोस, वीडियोस, और क्या होता है इसके अलावा कुछ और होता है क्या? पीडीएफ देखना पड़ेगा, मे भी ये भी शायद बाइनरी हो, शायद, आई एम नॉट श्योर, मैंने इसको एक्सप्लोर नहीं किया हो। हम इसको भी देख सकते हैं, ठीक है, कि पीडीएफ किस तरह की फाइल्स होती हैं, उससे डेटा रीड करने वाला काम भी हम बना सकते हैं। एक्सटेंशन .pdf होगी उसकी, ठीक है। अब देखें जैसे माइंड में आइडिया आया ना, तो अब क्या कर सकते हैं, हम जाके कोई रिसर्च करेंगे, कोड लिखवा सकते हैं, और फिर हम पीडीएफ वाली चीज़ को भी हम यहाँ पे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। सम टाइम ऐसा होता है कि पीडीएफ को भी हम कंप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक क्लियर है भाई? अच्छा, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखें अभी हमने दो चीज़ें देख ली हैं, हमने टेक्स्ट फाइल्स को हैंडल करना देख लिया और बाइनरी का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन ले लिया। अब मसला बताइए क्या होता है टेक्स्ट फाइल्स के साथ, टेक्स्ट फाइल्स सिर्फ टेक्स्ट को एक्सेप्ट करती हैं। किसको एक्सेप्ट करती हैं? टेक्स्ट को एक्सेप्ट करती हैं। क्या मतलब हुआ? देखें मैं एक फाइल बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ विथ ओपन, क्या करो, मेरे पास लेट से मैं बोलता हूँ file2.txt और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ किस मोड में? राइट मोड में। मैंने कहा इसको क्या करो, SF, इसको मैं F करके बुलाऊंगा और क्या करो, मेरी इस फाइल के अंदर किसको राइट कर दो, लेट से 45 को राइट कर दो, ठीक है। क्या करो, मेरी उस फाइल 2 के अंदर क्या करो, 45 को लिख दो। क्या ख्याल है, काम करेगा नहीं करेगा? हाँ भाई जी, नहीं, देखें याद रखें एक्सटेंशन क्या है, टेक्स्ट। मैं दे क्या रहा हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ, इंटीजर नंबर दे रहा हूँ, एग्जैक्टली इंटीजर दे रहा हूँ, ठीक है। ऊपर एक्सटेंशन दे रहा हूँ टेक्स्ट, नीचे दे रहा हूँ नंबर। देखें एरर क्या बोलेगा, राइट आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, कि भाई स्ट्रिंग दो, इंटीजर नहीं दो मुझे, सही। अच्छा, मैंने कहा फ्लोट करके देखते हैं। इसी चीज़ को मैंने उठाया, मैंने कहा एक काम करो, इंटीजर नहीं कर रहे ना, तभी एरर देगा, एग्जैक्टली। क्यों? अब पॉइंट आप समझ रहे होंगे। अच्छा, एक मिनट, टीएक्सटी फाइल है ना, एग्जैक्टली, फाइल में सिर्फ टेक्स्ट लिखो, बिल्कुल। देखें आप फ्लोट बोल रहा है, तो txt फाइल के अंदर सिर्फ टेक्स्ट जाएगा। हाँ, अगर मैंने इसको टेक्स्ट बना दिया, देखें जरा, अभी एरर आ था ना, अब मैंने इसको क्या बना दिया, टेक्स्ट बना दिया, अब एक्सेप्ट कर लेगा, चल गया। मतलब कि भाई टेक्स्ट फाइल पे सिर्फ टेक्स्ट जाएगा। अच्छा, मैं एक काम और करता हूँ, मैंने कहा एक काम करो, कि मेरी लिस्ट को सेव करवा दो। क्या करो, मेरी लिस्ट को सेव कर दो। लेट्स मैंने लिस्ट में लिख दिया 1 2 3। क्या ख्याल है अब ये काम करेगा? जी नहीं करेगा। देखिए याद रखें, टेक्स्ट, सिर्फ टेक्स्ट, txt फाइल है ना, सिर्फ टेक्स्ट। ये आपकी डेटा टाइप क्या है, लिस्ट ना, टेक्स्ट तो नहीं है ना भाई, लिस्ट है। इसी तरह टपल हो गए, डिक्शनरीज हो गई, उनकी टाइप, उसको हम कोना बना दे, कोना बता दे, हाँ फिर चलेगा। अगर आपने सिंगल या डबल कोट बंद कर दिया फिर आपके पास जाएगा, क्योंकि अब वो क्या बना चुका है, लिस्ट को भी टेक्स्ट बना चुका है वो। समझ रहे हैं बात को? तो जरा देखिए यहाँ पे भी क्या बोलेगा, एरर देगा कि भाई लिस्ट नहीं दो मुझे, क्या दो, स्ट्रिंग दो। एक और एग्जाम्पल देखने जल्दी से। लेट से मैंने बोला यार एक काम करो, अगर लिस्ट में सेव नहीं कर रहे तो चलो टपल में सेव कर दो मेरे डेटा को। मैंने ब्रैकेट्स चेंज किए, मैंने बनाए राउंड ब्रैकेट्स, और मैंने यहाँ पे भी राउंड ब्रैकेट बना दिए। अब टपल हो गया ना ये, अभी भी एरर देगा, बोलेगा टपल एक्सेप्ट नहीं है। तो पॉइंट क्या समझाना चाह रहा हूँ, टेक्स्ट फाइल्स सिर्फ टेक्स्ट डेटा को एक्सेप्ट करेंगी, उसके अलावा कोई भी डेटा आप लिखना चाहेंगे हर चीज़ एक्सेप्ट नहीं करेंगी। अब ये तो बड़े मसले की बात है, क्योंकि क्या होता है, याद रखिएगा एक बात, जब भी हम वेब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हमारा डेटा क्या होता है, हम प्रॉपर यहाँ से डेटा भेजते हैं
अपने कंपाइलर से सर्वर पे, मतलब हमारा जो सर्वर होता है वहाँ पे अपना डेटा भेजते हैं, ठीक है। अब लेट्स से उसमें कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल है, आप इमेजिन कर लें कि क्या किया हुआ है हमने, कोई एक LMS बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट्स का, एम्प्लॉयज़ का डेटा आ रहा है। तो डेटा तो कहाँ पर होगा, हमारे लोकल कंप्यूटर्स में होता है। हम वहाँ से अगर उस डेटा को भेज रहे हैं सर्वर पे, जहाँ पे वो वेबसाइट में शो हो रहा होगा, ठीक है। अब जैसे हामिद एक स्टूडेंट है, उसको अपना डेटा दिख रहा है, ठीक है। अली एक दूसरा स्टूडेंट है, उसको अपना डेटा शो हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, डेटा वहाँ पे भेज रहे होते हैं। अब अगर हम डेटा भेजना चाह रहे हैं, और डेटा जब हम भेजते हैं तो ज़्यादातर डिक्शनरी में भेजते हैं हम डेटा, ठीक है। क्योंकि डिक्शनरी में क्या होता है, की वैल्यू होती है ना। लेट से मैंने लिखा नेम हामिद आ गया, एज फला फला, फीस इतनी फीस, क्लास, तो एक पेयर फॉर्म में हम डेटा भेज रहे होते हैं, तो उसके लिए डिक्शनरी का यूज़ करना पड़ रहा होता है। तो अब मसला क्या है कि टेक्स्ट फाइल्स का अगर हमने यूज़ किया तो डेटा तो वहाँ जाके ख़राब हो जाएगा, क्योंकि डेटा हम भेज रहे हैं डिक्शनरी में, लेकिन टेक्स्ट फाइल्स डिक्शनरी को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। मैं दिखा देता हूँ इसको एक नज़र, ठीक है। एक बस मैं एक की लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको बोला यहाँ पे कि एज को लेट से 45 है, इसको स्टोर कराओ मेरी किसके अंदर, file2.txt के अंदर, ठीक है। देखिएगा ज़रा एरर दे देगा, क्या बोलेगा भाई डिक्शनरी भी इसको एक्सेप्ट नहीं है, सिर्फ स्ट्रिंग चाहिए। अब पता है मसला क्या है, आप अगर आप बोलेंगे ना कि भाई इसको बंद कर दो, बंद करके डेटा भेज दो, अब टेक्स्ट बना दिया। अब टेक्स्ट बना दिया ना, मसला पता है क्या होगा, हम जो डिक्शनरी वाले ऑपरेशन थे ना वो इसको ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अब ये गलत है, देखें अभी ये तो चल जाएगा ये। अच्छा क्या मसला आ रहा है, सॉरी, मैंने इस अंदर भी सिंगल कोड का यूज़ किया और बाहर भी सिंगल कोड का यूज़ किया हुआ, तो मुझे क्या करना होगा, बाहर डबल कोड लगाने पड़ेंगे। तो मैंने डबल कोड लगाए यहाँ भी डबल कोड लगाया, अब ये चल जाएगा, सही है। ज़रा देखें अब ये चल गया। लेकिन पता है क्या हुआ, हमने कुछ ना कुछ करके जुगाड़ू तरीके से काम तो कर दिया, ठीक है। लेकिन मसला क्या होगा कि सर्वर पे ना हमारे पास क्या होता है, सर्वर पर हम जब अब इस फाइल को रीड कर रहे होंगे ना, तो इस डिक्शनरी को निकालेंगे। जब इस डिक्शनरी को निकालेंगे तो हम क्या करना चाह रहे होंगे कि भाई इससे इस की वैल्यू निकालो या इस पर कुछ डेटा को फर्दर ऐड कर दो, नहीं करने देगा वो काम। लिमिटेशन समझ रहे हैं, ये काम नहीं करने देगा। क्यों? क्योंकि भाई ये स्ट्रिंग बन के डेटा सेव हुआ है, ठीक है, ये लिमिटेशन है इसकी। तो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है कि टेक्स्ट फाइल की लिमिटेशन क्या है, सिर्फ टेक्स्ट डेटा को हैंडल करेगा, उसके अलावा किसी डेटा को हैंडल नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास टेक्स्ट डेटा के अलावा, स्ट्रिंग डेटा के अलावा बहुत सारी डेटा टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं, और हम जिस डेटा टाइप में काम कर रहे होते हैं ना, हम उसी डेटा टाइप के अंदर डेटा को कहीं भेजना या वहाँ से लेकर आना चाहते हैं। हमेशा प्रोग्राम डेवलपमेंट में यही वाला काम हो रहा होता है। तो अब इसका हल क्या है, इसका हल ये है कि हम क्या करें, जेसन फाइल्स का यूज़ करेंगे। अब क्या यूज़ करेंगे हम, जेसन फाइल्स का। पहले एक टर्मिनोलॉजी समझें, मैंने यहाँ पे लिखी हुई है दो चीज़ें, देखें। अभी आपको मसला समझ आया कि मसला क्या है कि अगर टेक्स्ट डेटा के अलावा कोई और डेटा हो तो हम उसको टेक्स्ट फाइल्स में नहीं लिख सकते, टेक्स्ट TXT वाली फाइल्स के अंदर नहीं लिख सकते। तो फिर हम एक दूसरा काम करते हैं, वो क्या होता है कि हम अपने डेटा को जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। किस तरह करते हैं देखते हैं अभी हम। पहला पॉइंट समझें कि इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे पास सोल्यूशन क्या निकाला प्रोग्रामर्स ने या साइंटिस्ट ने, कि भाई अपने डेटा को ना आप जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। अभी जेसन क्या चीज़ है, जेसन शॉर्टकट है किसका, जावा, एस स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, और ON जो है ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो पूरा वर्ड क्या बना, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। मतलब एक ना ये पॉपुलर फाइल हैंडलिंग सिस्टम है जो अक्रॉस द लैंग्वेजेस काम करता है। मतलब आप भले जावा स्क्रिप्ट पे काम करें, पाइथन पे करें, नोड.js पे करें, दूसरी लैंग्वेजेस पे काम करें, आपका जो कॉमन सिस्टम है ना, हर जगह आपकी ये जेसन फाइल काम कर जाती है। समझ रहे मेरी बात को। और इसकी ब्यूटी क्या है, इसकी खूबसूरती क्या है, या इसकी जो अच्छी बात है वो क्या है कि हम जिस फॉर्मेट में डेटा को सेव करेंगे ना, उसी फॉर्मेट में डेटा को रखेगा, वो उसी फॉर्मेट में डेटा को रखेगा। मेरी बात समझ रहे हैं। अभी इसको हम प्रूव करते हैं। तो ये जो प्रोसेस होता है ना कि हम पाइथन की डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये आपका कहलाता है सीरियलाइजेशन। ये वर्ड क्या होता है, सीरियलाइजेशन। और इसका अपोजिट क्या होगा, डीसीरियलाइजेशन। कि हम जब उस जेसन की फाइल से डेटा को उठा रहे हैं और पाइथन डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं, या पाइथन डेटा टाइप के उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डीसीरियलाइजेशन। ये क्लियर हो रहा है वर्ड, सिंपल से वर्ड टर्मिनोलॉजी से याद रखिएगा। डीसीरियलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ज़रूरत पड़ेगी। देखें बात याद रखें, लेट से आपके पास वेबसाइट है, वेबसाइट पे डेटा किसी बंदे ने भेजा जावा स्क्रिप्ट की मदद से, लेकिन वो डेटा किस तरह भेजा, जेसन फाइल बना के भेजा डेटा। अब आप क्या करें, उस सर्वर से डेटा, उस फाइल को लाना चाह रहे हैं अपने पास, और आप उस फाइल को लाने के बाद काम करेंगे पाइथन के साथ।
वहाँ से डेटा गया जेसन जावा स्क्रिप्ट की मदद से सर्वर पे आपके या वेबसाइट पे, लेकिन आप जब वहाँ से डेटा को ला रहे हैं ना, तो आपने क्या किया, अब आप यूज़ कर रहे हैं पाइथन का, तो क्या होगा, आपको जेसन वाली जो आपने फाइल अपने पास डाउनलोड करी है उससे डेटा को निकाल रहे होंगे आप, लेकिन यूज़ किस में कर रहे हैं आप, पाइथन के अंदर कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ये वाला प्रोसेस डीसीरियलाइजेशन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब ये होता कैसा है, किस तरीके से होता है, चलो जल्दी से देखते हैं। ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। तो भाई हमें इसके लिए क्या करना होता है, हमें ना पहले एक लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। बस छोटी सी चीज़ है, जल्दी से उसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, एक लाइब्रेरी का नाम लिखा इम्पोर्ट जेसन बोल के। ठीक है, जेसन एक लाइब्रेरी का नाम है जिसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया, और इंपोर्ट करने के बाद ना मुझे क्या करना है, अपने डेटा को मुझे जेसन फाइल में लिखना है। अब इसका थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होता है। फाइल को ओपन करने का काम तो वही है, जो भी ऊपर हमने देखा ना सिंटैक्स, वो वही है। तो क्या लिखेंगे, विथ, उसके बाद क्या लिखते हैं, विथ के बाद ओपन के बाद क्या लिखते हैं, ब्रैकेट्स बनाते हैं, फिर क्या लिखते हैं, फाइल का नाम लिखते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा, मैंने फाइल का नाम रखा डेटा, लेकिन एक्सटेंशन क्या होगी, जेसन। एक्सटेंशन क्या होगी, जेसन। टेक्स्ट नहीं रखनी, डॉट करके जेसन लिखेंगे हम, डॉट जेसन। ठीक है, और मोड क्या है भाई मेरा, राइट मोड है। ठीक है, राइट ही लिखूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, एस, और मैंने इसको बोल दिया एफ, कि भाई मैं इस डेटा डॉट जेसन की फाइल को क्या बोलूँगा, एफ बोलूँगा इसको मैं। करना है ना। अच्छा, तो मैं उस डेटा डॉट जेसन की फाइल को क्या बोलूँगा भाई, मैं एफ बोलूँगा, और मैं उसको ओपन किस मोड में कर रहा हूँ, डब्ल्यू मोड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तरीका तो आपका तकरीबन वही है, सिर्फ हमने एक्सटेंशन चेंज की है। लेकिन अब समझिएगा, अब मैं नीचे गया ना, अब जो फाइल के अंदर डेटा लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्या है, हमें लिखना होता है यहाँ पे जेसन डॉट डम्प। ठीक है, जेसन डॉट डम्प करते हैं। ऊपर हम क्या करते थे, ऊपर हम लिखते थे एफ डॉट राइट, अगर थोड़ा सा याद आ रहा हो, एफ डॉट राइट, एफ डॉट रीड किया करते थे। यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेसन का यूज़ करेंगे, जेसन डॉट डम्प लिखेंगे फाइल में डेटा को लिखने के लिए। और यहाँ पे अब दो चीज़ें लिखेंगे, पहले नंबर पे क्या आएगा, डेटा जो मुझे फाइल में लिखना है, और दूसरे नंबर पे हम बताएंगे कि किस फाइल में लिखो। बता दो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो लेट से मैंने यहाँ से वही डिक्शनरी वाला डेटा उठाया। ठीक है, मैंने इतना पार्ट उठाया, मैंने बोला इस डेटा को लिखो, और किस में लिखो, एफ के अंदर, एफ में। क्यों, क्योंकि मैंने अपनी डेटा डॉट जेसन को क्या बोला हुआ है, एफ बोला हुआ है। ठीक है, बस इतना हमने लिखा। और ज़रा देखें, अभी तक यहाँ पे कोई भी जेसन की फाइल मौजूद नहीं है, सिर्फ ये 4-5 फाइल्स मौजूद हैं जो भी हमने जिस पे काम किया है। ठीक है, तो इसको ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट किया, काम हो गया, और यहाँ पे फाइल भी क्रिएट हो जाएगी, वरना रिफ्रेश कर लेता हम इसको। क्या हो गया, खैर। तो देखें, ये डेटा डॉट जेसन की फाइल यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो ओपन करते हैं इसको, और ज़रा देखें कि आपके पास डेटा थोड़े से आपको कलरफुल दिख रहा है टेक्स्ट। इसका मकसद ये है कि आपको ये बता रहे हैं कि भाई जिस तरह हमने डेटा को सेव किया ना, ये उसी फॉर्मेट में सेव हुआ है। ठीक है, प्रूव भी करते हैं इसको ज़रा। तो मैंने इसमें एक डिक्शनरी सेव कर दी जिसमें क्या मौजूद है, एज मौजूद है 45 बोलकर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, अभी हमने फाइल के अंदर डेटा को लिखवा दिया, जल्दी से इसको रीड भी कर लेते हैं डेटा को। वहाँ से डेटा निकालते हैं और इस पर डिक्शनरी वाले ऑपरेशन परफॉर्म करके देखते हैं ज़रा। तो मैंने क्या बोला, अच्छा फाइल ओपन करनी पड़ेगी, चूँकि फाइल ओपन करनी पड़ेगी ना, रीड मोड में ओपन करनी पड़ेगी फाइल को। तो क्या लिखूंगा मैं, तरीका वही है तकरीबन, विथ ओपन, फाइल का नाम क्या है मेरा, डेटा डॉट जेसन, और मोड क्या है मेरा, रीड मोड है। ठीक है, एस एफ बोलते हैं, ए बोलते हैं, जो भी आपने बोलना है। और क्या करूँगा मैं, अगेन जेसन डॉट लोड बोलूँगा मैं, एफ डॉट रीड नहीं लिखना। ये सिर्फ यहाँ इस वाली लाइन का डिफरेंस है बस। एफ डॉट रीड ऊपर क्या करते हैं टेक्स्ट फाइल के साथ, यहाँ पे क्या करें, जेसन वाली फाइल के साथ जेसन डॉट लोड बोलेंगे कि भाई लोड करो, यानी रीड करो एक तरीके से। किसको रीड करो, मेरी एफ को। ठीक है, एफ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एफ को नाम दिया हुआ डेटा डॉट जेसन को, एफ नाम दिया हुआ डेटा डॉट जेसन को। मैंने बोला लोड करो एफ को। ठीक है, अच्छा मैं इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ कि जो तुम डेटा निकाल रहे हो ना, उस डेटा को क्या करो, मेरे एक वेरिएबल में सेव कर दो। तो मैंने यहाँ पे इसको बोल देता हूँ डी बोल देता हूँ, फिलहाल मैंने इसको डी बोल दिया। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, डी में डेटा सेव हो चुका है। आगे जाते हैं ज़रा, और पहले तो मैं आपको डी की टाइप प्रिंट करके दिखाता हूँ। ठीक है, क्या दिखा रहा है,
डिक्शनरी, कि भाई जो डेटा वहाँ पे पड़ा हुआ है ना जो मैंने अभी निकाला वो डिक्शनरी में पड़ा हुआ है। अच्छा फर्दर मैंने बोला डी से ज़रा एज तो ला के दिखाओ। याद है ना हम डिक्शनरी पे इस तरह से काम किया करते थे, की पास करके उसकी वैल्यू निकाला करते थे। तो ये आपका एक काम कर जाएगा, ठीक है। चल जा भाई, टाइम हो गया, आ गया डेटा 45, सही है। तो बात समझ रहे हैं, ये हमारे पास ये इसका यूज़ कैसे। अच्छा एक बार छोटी सी चीज़ यहाँ देखें, मैंने ऊपर भी क्या किया था, ये डेटा लिखवाया था ना मैंने क्या किया था, राइट की मदद से इस तरह से डेटा लिखवा दिया था। अच्छा डेटा तो हमने जुगाड़ू तरीके से फाइल में लिखवा दिया, लेकिन एक बार छोटी सी चीज़ देख के इसको एंड करते हैं। मैंने बोला यार इस फाइल को दोबारा से ओपन करो रीड मोड में, ठीक है, और क्या करो उसको रीड करो, और मैं इसको भी क्या करता हूँ लेट से मैं ई में सेव करवा देता हूँ, एक वेरिएबल में सेव करवा दिया, ठीक है। मैं उस डेटा को वापसी निकाल रहा हूँ, तो यहाँ तक तो ये काम करेगा, ठीक है। ई में डेटा आ चुका है, मैं ई को प्रिंट भी कर देता हूँ, एच बोल के इसमें डेटा आ रहा है, लेकिन ज़रा देखें किस तरह आ रहा है, ये स्ट्रिंग बन के आ रहा है। तो अगर मैं इसको बोलूँगा ई को एज निकालो, एरर दे देगा, बोलेगा भाई स्ट्रिंग पे आप ये क्या कर रहे हो, स्ट्रिंग पे ऑपरेशन थोड़ी होता है। तो मसला समझ रहे हैं, इसी वजह से जेसन फाइल्स हमारे पास यूज़ हो रही होती हैं, क्योंकि हमारे पास जिस टाइप का डेटा है ना, हम मतलब उसको स्ट्रिंग में क्यों कन्वर्ट करें भाई, हमें तो उस पर बाद में ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा जब डेटा को फेच कर रहे होंगे। तो इसीलिए बिल्कुल, बस जेसन की एक लिमिटेशन है वो याद रखिएगा, जेसन फाइल जो है ना सिंस वो जावास्क्रिप्ट में बनी हुई है, जावास्क्रिप्ट से लिखी गई है, जावास्क्रिप्ट के अंदर टपल्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमने बताया, इसको शायद डिस्कस किया था जब टपल्स पढ़ रहे थे, जावास्क्रिप्ट में टपल का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये सिर्फ पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। तो अगर हम टपल के डेटा को जावास्क्रिप्ट वाले डेटा में कन्वर्ट करेंगे ना, मतलब जेसन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको लिस्ट बना देगा। डेमो दिखाऊं या बस काफ़ी है, ठीक है। वो टपल को क्या करेगा, टपल को लिस्ट बना देगा, बस ये उसका मसला है, वरना क्या है उसके अलावा हर चीज़ नॉर्मली काम कर रही होती है, ठीक है। तो हमारी फाइल हैंडलिंग कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करेंगे, एंड करते हैं बस।